अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 वायरसेस। इसमें हम कुछ कंफ्यूजिंग और एमकेट बेस्ड एमसीक्यूज़ करेंगे। तरीका का ये है कि जब एमसीक्यूज़ वीडियो पर शो हो तो आप उसको पास कर लें, उसका जवाब सोच लें, तो जब मैं उसका जवाब बताऊं तो उससे मैच कर लेना। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। प्रायोन्स आर पूछ रहा है कि प्रायोन्स क्या होते हैं। इन्वेलप्ड डीएनए वायरसेस, नॉन इन्वेलप्ड डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस, नन। तो इसमें सिंपल सी बात है। प्रायोन्स लफ्ज़ निकला भी प्रायोन्स प्रोटीन, मतलब ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं प्रायोन्स। रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया है। तो ये वायरसेस से मिलते जुलते हैं, इसको इसी वजह से वायरसेस क्लास में डाला गया है। तो प्रायोन्स जस्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। इसमें ना कोई डीएनए मटेरियल होता है ना आरएनए मटेरियल। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डेल्टा, नन। क्वेश्चन नंबर 2। बैक्टीरियोफेज आर बैक्टीरियोफेज आर बैक्टीरिया हैं, वायरस डीएनए वायरस हैं, आरएनए वायरस हैं, बोथ बी एंड सी। इसका मैंने एमसीक्यूज इसी वजह से बनाई है। कुछ लोगों में इसका रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। बैक्टीरियोफेज को समझ लेते हैं बैक्टीरिया, तो मतलब सिंपल सी बात है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को खाने वाले, मतलब बैक्टीरिया किलर। अब कुछ वायरसेस बैक्टीरियोफेज होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को किल कर देते हैं उसकी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है उस पर अटैक करके। तो कोई भी वायरस हो सकता है, डीएनए या आरएनए, उसकी मुख्तलिफ डिफरेंट क्लासेस हैं। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3। आंको वायरस आर आंको वायरस। तो आंको वायरस किसका दूसरा नाम है? रिट्रो वायरसेस का। आंको वायरस रिट्रो वायरसेस का दूसरा नाम है। वो कहते हैं वो क्या होते हैं। डीएनए वायरस है, डीएनए इनवेलप्ड। दो दो बातें पूछी हुई हैं कि पहले तो पूछा हुआ है डीएनए या आरएनए, फिर पूछा हुआ है इनवेलप्ड है या नॉन इनवेलप्ड। मतलब डबल चांस है हमारा ट्रैप होने का इसमें। तो वो कह रहा है कि डीएनए इनवेलप्ड है, डीएनए नॉन इनवेलप्ड, आरएनए इनवेलप्ड और आरएनए नॉन इनवेलप्ड। तो इसको ऑन्को वायरस बेसिकली इसको मतलब रिट्रो वायरस कहते हैं। रिट्रो आर से रिट्रो वायरस, आर से आरएनए। ये तो अब हमें याद हो गया कि रिट्रो वायरस आरएनए वायरस है। आर से रिट्रो वायरस, आर से आरएनए वायरस। और ये इनवेलप्ड होता है, स्फेरिकल इन शेप और इनवेलप्ड होता है। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली, आरएनए इनवेलप्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस, इफेक्ट्स द HIV इफेक्ट्स द। जो HIV होता है वो किसको इफेक्ट करता है? बी लेम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लेम्फोसाइट्स, किलर टी लेम्फोसाइट्स, या डेल्टा है आल। तो इसका सबसे पहले आपका 14वें जो आपका चैप्टर नंबर 14 है उसका आखिरी टॉपिक इम्यूनिटी है। और एम कैट में ये अलग से ही टॉपिक है, उसमें आप मतलब पढ़ेंगे कि मतलब लेम्फोसाइट्स क्या होते हैं। दो लेम्फोसाइट्स होते हैं दो तरह के, बी और टी। इनका हमारी बॉडी में काफ़ी रोल होता है इम्यूनिटी में, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। इसकी मतलब मज़ीद वो डिवीजन की गई है टी लिम्फोसाइट्स की। हमारे इधर हम ऑप्शन पे देखते हैं बी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, किलर टी लिम्फोसाइट्स, आल। अगर हम आप ये देखें इसमें पहले तो भाई टी की दो टाइप्स बताई हैं, किलर और हेल्पर, और बी लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ HIV इफ़ेक्ट्स की बात की गई है कि इफ़ेक्ट किसको करता है, मतलब उसके असरात किस किस पे पड़ते हैं। थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। हम भाई HIV वायरस, बस HIV वायरस देखते हैं और इधर से हेल्पर टी, मतलब कॉमन सी बात है, ये याद रहता है कि मतलब ये HIV वायरस इसको इन्फेक्ट करता है। अब मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है इन्फेक्ट का। HIV वायरस इन्फेक्ट करता है हेल्पर टी लेम्फोसाइट्स की को, क्योंकि हेल्पर टी लेम्फोसाइट में CD4 साइट होती है, रिसेप्टर साइट होती है, जिस पे लग के इसको इन्फेक्ट करता है। MCQs में पूछा हुआ है इफ़ेक्ट का कि असरअंदाज किसको करता है। सबसे पहले HIV वायरस हम जब उसके असरात पढ़ते हैं कि वो इफ़ेक्ट किस किस को करता है, इम्यून सिस्टम को कहते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी में लेम्फोसाइट बी भी शामिल है और टी भी शामिल है।
तो इसका आंसर डेल्टा है, डी। इसको समझ आ जानी चाहिए आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। एच आई वी वायरस इनफेक्ट्स मतलब इन्फेक्ट करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। अगर यहाँ होता इफ़ेक्ट की जगह यहाँ इन्फेक्ट होता कि इन्फेक्शन किस में काज करता है, तो वो जवाब बीटा आता। लेकिन यहाँ इफ़ेक्ट पूछ रहा है कि किस किस चीज़ को हमारी बॉडी में आने के बाद असरअंदाज करता है, तो वो पूरा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम पूरा मतलब इसमें बी लिम्फोसाइट भी शामिल है, टी भी शामिल है, तो इसका जवाब डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म द प्रो वायरस अकर इन। पहले पहले आपको इसका दो इसमें टर्म्स यूज़ की गई हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और प्रो वायरस। इसका कंसेप्ट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन, डीएनए टू आरएनए कन्वर्जन को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इधर बताया हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के रिवर्स बात कर रहा है। आरएनए को हम कन्वर्ट करें डीएनए में, जब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए आर से रिवर्स आरएनए पहले आएगा, फिर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे डीएनए में, उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म द प्रो वायरस। प्रो वायरस अकर इन, वो चार ऑप्शन दे रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म द प्रो वायरस अकर इन, वो कहता है न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल, या न्यूक्लियस ऑफ वायरस। ये तो गलत है, न्यूक्लियस ऑफ वायरस में तो नहीं होती, क्योंकि वो होस्ट सेल में जाता है तब ही कुछ होता है। तो अब हम इसमें से करेक्ट आंसर देखेंगे। पहले ये जहन में हो ना हमारे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म द प्रो वायरस। आरएनए वायरस है, एचआईवी आरएनए वायरस है, आरएनए कन्वर्ट होगा डीएनए में, डीएनए वो जो डीएनए बन जाता है इसी का, ये वायरस का, वो न्यूक्लियस में चला जाता है। जब न्यूक्लियस में जो इसका मतलब डीएनए होता है होस्ट सेल का, उसके साथ अटैच हो जाता है, जो जिसको हम प्रो वायरस कहते हैं। कह रहा है कि अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस में हो गया। अब इसमें हम सही जवाब साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल। इसमें समझने की बात यह है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए टू डीएनए कन्वर्जन ऑफ वायरस, वो हो जाती है साइटोप्लाज्म के होस्ट सेल में, साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। जो कन्वर्जन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, फिर ये आरएनए न्यूक्लियस में जाता है जहाँ प्रो वायरस बनाता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बीटा। अगर यहाँ आता फॉर्मेशन ऑफ प्रो वायरस अकरेन, फिर हम लगाते हैं न्यूक्लियस, ये फिर न्यूक्लियस आ जा कि न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। और अगर यहाँ आ जाता रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रो वायरस अकरेन, फिर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 6, डैश गिव द डेफिनेट शेप टू वायरॉन। सिंपल सा सवाल है कि शेप उसको डेफिनेट शेप, वायरॉन मतलब वायरस को कौन देता है, कैप्सोमेयर्स, इनवेलप, कैप्सिड, आल। नहीं, इनवेलप तो किसी में होता है किसी में नहीं होता, उसकी भी हर वायरस की शेप होती है। सो सिंपल क्वेश्चन है कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 7, correct sequence of injection of DNA into host cell by the bacteriophage is, ये BT गलती से लिखा है, by the bacteriophage is, कहता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जब वो कैसे अटैच होता है और कैसे डीएनए इंजेक्ट करता है, वो सारा करेक्ट सीक्वेंस किस ऑप्शन में दिया हुआ है। सो हम देखेंगे लैंडिंग, ठीक है, सबसे पहले लैंड ही होता है, सबसे पहले लैंड होता है। ये मतलब आपकी बुक की जो स्टेटमेंट है उसमें गलत दिया हुआ है, उधर सबसे पहले अटैचमेंट दी हुई है, लेकिन जो उसमें फिगर बनी हुई है उसमें ठीक है। जो फिगर में ठीक है, फिगर वाला देखेंगे
और दूसरा उसमें से करेक्शन कर लेंगे। उसमें सबसे पहले अटैचमेंट नहीं होती, पहले सबसे पहले लैंडिंग होती है। मीन दैट बीटा और चार्ली ऑप्शन गलत हो गया। अब अल्फ़ा और डेल्टा रह गया लैंडिंग, जिसमें सबसे पहले लैंडिंग हो रही है, ठीक है। अब लैंडिंग के बाद क्या होती है, जब लैंड बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पे लैंड हो गया तो फिर उसके बाद होगी टेल कंट्रैक्शन या अटैचमेंट, क्योंकि हमने बीटा और चार्ली ऑप्शन काट दिया है। सबसे पहले लैंडिंग होगी, नॉट टेल कंट्रैक्शन और अटैचमेंट। अटैचमेंट थ्योरी में, जो बुक की थ्योरी में अटैचमेंट लिखी है, लेकिन वो गलत है, फिगर में ठीक सीक्वेंस लिखा हुआ है। अब ये करेक्शन कर लीजिएगा। सो लैंडिंग के बाद टेल कंट्रैक्शन होती है या अटैचमेंट। ऑब्वियसली लैंडिंग के बाद बैक्टीरियोफेज की बैक्टीरिया पे अटैचमेंट होती है, फिर टेल में से लाइजोसोम निकलता है जो उसकी जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की उसको वीक करता है, फिर टेल कॉन्ट्रैक्शन, फिर पेनिट्रेशन, उसकी टेल पेनिट्रेशन होती है, और फाइनली वो डीएनए इंजेक्ट कर देता है। सो दिस इज़ द डेल्टा इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, नॉट अल्फा जिसमें लैंडिंग के बाद टेल कंट्रैक्शन लिखा हुआ है फिर अटैचमेंट लिखा हुआ है। ऑब्वियसली ये गलत है, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रो वायरस की फिर बात आ गई है। प्रो वायरस इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ, अब इसमें केस बताया हुआ है, अगर प्रो वायरस इज फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल, यू नो, इन द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। अब लेकिन इसमें बताया हुआ है कि प्रोवायरस इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ लाइटेक फेज, लाइजोजेनिक फेज, इंडक्शन या ऑल। लाइटेक फेज ये होता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पे अटैच होके टेल कंट्रैक्शन डीएनए इंजेक्ट कर देता है। डीएनए जैसे जाता है उसमें बैक्टीरिया में, उसके न्यूक्लियस में जाके उसकी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है उस पर कंट्रोल कर लेता है, और लाइटेक फेज में बर्स्ट हो जाता है बैक्टीरिया। वो बर्स्ट होता है 25 मिनट में 200 नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं। इसमें कोई प्रो वायरस नहीं होता क्योंकि ये कंट्रोल कर लेता है उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी पे। अब बीटा देखो, लाइजोजेनिक फेज इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखें हम कि जो लाइजोजेनिक फेज है प्रो वायरस उसी में ही बन रहा है। लाइजोजेनिक फेज क्या होता है, उसमें जाता है ये वायरस का डीएनए इंजेक्ट होता है, इंजेक्ट होके बैक्टीरिया में गया, बैक्टीरिया में उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई, अगर वो आरएनए है, अगर वो डीएनए तो फिर मतलब न्यूक्लियस में जाता है, प्रो वायरस बनाता है, और मतलब उसकी बैक्टीरिया की डिवीजन होती रहती है। जब फिर इंडक्शन वो इंड्यूस होता है, उसकी आगे काजेज एक एमसीक्यूज है, मैं नहीं बताता अभी। तो इंडक्शन होता है, इंडक्शन के बाद फिर लाइटिक फेज हो जाता है, मतलब बस्ट हो जाता है बैक्टीरिया। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिक्रीज इन टी हेल्पर lymphocytes by the attack of HIV result in loss or decrease in। तो पिछला एमसीक्यूज था कि HIV इफेक्ट्स किसको करता है, ठीक है। अब यहाँ बता रहा है कि टी हेल्पर lymphocytes की जो उसमें डिक्रीज होता है क्योंकि उसमें वो इन्फेक्ट हो जाते हैं HIV की वजह से। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, किस में लॉस होता है, किस में डिक्रीज होता है, क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम सही है। अब इसमें जल्दी में आप देखें, एम कैट का बेसिक रूल ये है कि उसमें 4 ऑप्शन पूरे पढ़े जाते हैं। सबसे पहले इधर बायो हो और कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो, उसके पूरे 4 ऑप्शन पढ़ने चाहिए, स्पेशली बायो के। तो अब देखें, सबसे पहले हम ये गलती कर सकते हैं, भाई HIV है, एड्स होता है, इम्यून सिस्टम उसमें लॉस हो जाता है। नहीं, और भी होता है, इम्यून सिस्टम ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा ख़राब होगा, लेकिन CNS भी इफेक्ट करता है। अब अल्फ़ा भी ठीक है, बीटा भी ठीक है। अब देखें चार्ली, देखें सस्पेक्टेबल इन्वायरमेंटल डिजीजेज। अब कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी शो नहीं होने देती, लेकिन जो इम्यूनो डेफिशिएंट होगा, जिसमें मतलब इम्यून सिस्टम बहुत लो होगा, तो उसमें वो डिजीजेज भी
शो हो रही होंगी, तो चार्ली ऑप्शन भी ठीक है। जो सस्पेक्टिबल इन्वायरमेंटल डिजीजेस होती हैं जिसको हम इम्यून कर देते हैं, जिससे हम इम्यून होते हैं, लेकिन जो इम्यूनो डेफिशिएंट होगा वो इम्यून नहीं कर सकेगा, तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। खुद भी आप समझ जाया करें, अल्फ़ा ठीक है, बीटा ठीक है, तो डेल्टा आल है। अगर आपको चार्ली का नहीं भी पता कि मतलब ये क्या लिखा है, तो डेल्टा ओबियसली डेल्टा ही बनता है। ऐसे कई एमसीक्यूज एम कैट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेस वायलेंट वायरसेस। ये मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेस वायलेंट वायरस कौन सा है? एच ए वायरस, एच हेपेटाइटिस ए वायरस। और लेस सवेयर की बात की जाए तो हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इसी वजह से मैंने दिया लेस वायलेंट और लेस सवेयर। क्वेश्चन नंबर 11, पिग एंड मंकी कैन बी द सोर्स ऑफ डैश रिस्पेक्टिवली। मतलब इन पिग में भी कोई वायरस होता है, मंकी में भी, लेकिन ये होस्ट होते हैं उसके, मतलब इनमें कुछ भी नहीं कहता वो वायरस। पिग में होता है हेपेटाइटिस ई वायरस, ये है बस, ई वाला ये ठीक है। आगे एच आई वी आप एक निकाल लें, ये दूसरा ठीक हो गया। और मंकी में एच आई वी वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्यूरिंग डैश वायरसेस कैन काज डिजीज रेप्लिकेशन रिप्रोडक्शन इन ऑल स्टेट्स। मतलब हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में वायरस आया, बस जिस स्टेट में भी हो वो डिजीज़ काज कर सकता है? नहीं, ये ओनली ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। आपकी बुक की लाइन है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वायरसेस कैन काज डिजीज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। क्वेश्चन नंबर 13, इंडक्शन इन लाइजोजेनिक फेज अकर ड्यू टू। पहले ये होता है लाइजोजेनिक फेज में इंडक्शन आ जाए तो वो लाइटिक फेज में कन्वर्ट हो जाता है। कि इंडक्शन होता क्यों है, ये लाइजोजेनिक फेज में इंडक्शन क्यों होता है, उसकी दो काजेस बताई हुई हैं आपकी बुक में। ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस काजेस, स्पॉन्टेनियसली कुछ हो सकता है, इन्वायरमेंटल काजेस, और डीएनए डैमेज, या डेल्टा आल। इसका ऑप्शन तो ऑब्वियसली आल ही आएगा, सॉरी। अब ये देखें कि ठीक है, स्पॉन्टेनियसली भी, इन्वायरमेंटल भी। इन्वायरमेंटल में क्या क्या आता है? इन्वायरमेंटल में ये काजेज आती हैं जो लाइजोजेनिक फेज होता है उसमें हम यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज डालें, या मतलब इस तरह की कोई रेज डालें जिससे वो बर्स्ट हो जाए, तो ये इन्वायरमेंटल होता है कि हम उसका डीएनए डैमेज कर रहे होते हैं इन्वायरमेंटल चीज़ों से। तो जो ये लिखा हुआ है ना बीटा ऑप्शन आपकी बुक में, इन्वायरमेंटल काजेज है, वो यही होता है। या तो हम यूवी रेज डाल देते हैं, या इस तरह से कोई और ख़तरनाक रेज डालते हैं जिससे उनका डीएनए डैमेज होता है और वो बस्ट हो जाता है, मतलब उसमें इंडक्शन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ आरएनए वायरस। ये भी इम्पोर्टेंट और एम कैट में आई हुई है लास्ट ईयर्स में, कि सेट ऑफ आरएनए वायरस या वो सेट ऑफ डीएनए वायरस भी दे सकता है। आप जो वायरसेस, जो भी आपकी चैप्टर नंबर 5 में वायरसेस हैं, आप एक लिस्ट बना लें कि ये वायरस आरएनए है, ये डीएनए है, उसे याद कर लें अलग से। तो पोलियो वायरस इज़ द आरएनए वायरस, स्मॉल पॉक्स इज़ द डीएनए वायरस, सो इज़ द ऑप्शन गलत। ऑन्को वायरस, रेट्रो वायरस, आर से रेट्रो वायरस, आर से आरएनए वायरस, ठीक है। हर्पीज वायरस नॉट, हर्पीज वायरस डीएनए वायरस है। HCV वायरस आरएनए वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए वायरस है। HAV भी आरएनए वायरस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें कौन सा? ऑप्शन डी में जो हाँ, पैरा नहीं, स्मॉल पॉक्स, ये पहले भी हम पढ़ रहे हैं कि ये डीएनए वायरस है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैक्सीना वायरस। आपकी बुक में 8 ये फिगर्स बनी हुई हैं, 8 वायरस, एक फिगर है उसमें 8 वायरसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके नाम हैं। अब इसको कंसीडर कर लें, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। कह रहा है कि वैक्सीना वायरस को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई द वैक्सीना वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैक्सीना वायरस। सो ऑप्शन ए इज़ वैक्सीना वायरस। अब ये 8 के 8 इनकी मतलब शेप याद कर लेना, जैसे ये ORF वायरस, आई थिंक ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये मम्स पैरा मैक्सो,
वायरस है वैक्सीना वायरस ए ऑप्शन। सो इसको भी आप याद कर लेना, ये भी एम कैट में आ सकता है। थैंक यू।